जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। हम वर्क एनर्जी एंड पावर के थ्योरी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये टॉपिकल पेपर जो आपके पास था ना वर्कशीट, उसके क्वेश्चंस हैं। तो देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। वर्क एनर्जी एंड पावर, दिस इज नवंबर 01, क्वेश्चन नंबर 4। A sphere has volume V and it is made up of a metal of density rho. Write down an expression for the mass m of the sphere in terms of V and rho. तो सब बच्चों को पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अपने मास को सब्जेक्ट बनाना है ना, तो एम किसके इक्वल हो जाएगा, वी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बहुत गंदा लिखा जा रहा है मुझसे। एम इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ठीक है। अच्छा, द स्फीयर इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड, एक्सप्लेन द अपेरेंट लॉस इन वेट ऑफ द स्फीयर। अच्छा जी, इसको हमने पानी में इमर्स किया, लिक्विड में इमर्स किया। फॉर एग्जांपल ये लिक्विड है, ड्राइंग जरा मुश्किल है इसके ऊपर। जब लिक्विड में इमर्स करेंगे सफियर को, ये सफियर भी कैसी गंदी बनी, अंडे की तरह की। तो इसके टॉप पे प्रेशर कम होगा और बॉटम पे प्रेशर ज्यादा होगा, पता है ना आपको। इसके टॉप पे प्रेशर होगा कम, बॉटम पे प्रेशर ज्यादा होगा। यहाँ ज्यादा डीप है ना, तो इस जगह पे प्रेशर क्या है, ज्यादा है, और इसके टॉप पे प्रेशर कम है। इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक अपवर्ड फोर्स एक्ट करती है जिसका नाम है अपथ्रस्ट। लिखा से नहीं जा रहा, अपथ्रस्ट, इसको बोलते हैं अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट किसके इक्वल होता है, ये होता है चेंज इन प्रेशर मल्टीप्लाई बाय, होता है ना चेंज इन प्रेशर मल्टीप्लाई बाय क्या था, प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया। प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया, प्रेशर और टॉप। तो ये इस तरीके से अपथ्रस्ट आ जाएगा। तो पानी में इमर्स करने पे क्या होगा जी, बॉटम पे ज्यादा प्रेशर होगा, टॉप पे प्रेशर कम प्रेशर होगा। इस प्रेशर डिफरेंस के से अपथ्रस्ट एक्ट करेगा, तो हमें उसका वेट कम फील होगा। तो इसलिए ये होता है। अपने अपथ्रस्ट को एक्सप्लेन करना है बेटा। नेक्स्ट, the sphere in B has a mass this much, उसका mass गिवन है। when the sphere is released it eventually falls in the liquid at a constant speed of 6 centimeter per second। तो ये लिक्विड के अंदर कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिरती है। ये मैं लिक्विड बना रहा हूँ, कंटेनर बना रहा हूँ, और ये हाँ, यहाँ पे ये नीचे आ रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ। इट इज मूविंग डाउनवर्ड विद कांस्टेंट स्पीड। ओके, तो कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रही है, तो आपको पता है फिर फोर्सेस बैलेंस्ड है। जब भी कांस्टेंट स्पीड है ना, इसको अंडरलाइन कर लिया करें। कांस्टेंट स्पीड का मतलब पता है ना, चेंज इन स्पीड जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, फोर्सेस बैलेंस्ड है। तो जब ये नीचे गिर रही है, मैं उसको अलग से ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। जब ये नीचे गिर रही है तो उसके ऊपर एक तो नीचे वेट एक्ट कर रहा है, वेट। ऊपर को क्या एक्ट कर रहा है, ऊपर को एक्ट कर रहा है अपथ्रस्ट। और क्या एक्ट कर रहा है, ड्रैग फोर्स, वाटर फ्रिक्शन एक्ट कर रही है, एफडी, ड्रैग फोर्स एक्ट कर रही है। अच्छा, अब ये इक्वल है, टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। वेट किसके इक्वल है, वेट इज इक्वल टू ड्रैग फोर्स प्लस अपथ्रस्ट, दोनों इक्वल है। अच्छा, क्या कह रहा है, फॉर द स्फीयर ट्रेवलिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड कैलकुलेट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको आता है, कैलकुलेटर है आपके पास, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। मैथ पता है आपको, मैथ की वैल्यू है 2 इंटू 10 पावर माइनस 3। हाफ मैथ की जगह डालेंगे 2 इंटू 10 पावर माइनस 3, और स्पीड कितनी है इसकी, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड है ना, तो उसको मीटर में लेने के लिए 100 पे डिवाइड करेंगे, 6/100 ये मीटर में आ जाएगा। और स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर। ये 1 भी है यार, लिखा भी सही नहीं जा रहा, पता नहीं क्या हो गया इसको। अच्छा भाई, तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से कट गया। अच्छा, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 डिवाइडेड बाय 10 पावर, ये 4 हो जाएगा, और ये से हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 3, पहले ही था माइनस माइनस 7 माइनस 6, ये हाँ 3.6 इंटू 10 पावर माइनस 6 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा इतने जॉल्स। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 3.6 इंटू 10 पावर माइनस 6 जॉल्स। कर्सर पता नहीं क्यों नहीं सही चल रहा, तो बिल्कुल अजीब सी रेटिंग आ रही है, सॉरी फॉर दैट। द रेट ऑफ लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज रेट, रेट इज रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी मतलब पावर। रेट ऑफ लॉस का मतलब होता है एनर्जी ओवर टाइम। तो आपसे पावर निकालनी है, पावर निकालनी है।
किसकी पावर? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, अब आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एम जी एच डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है एच ओवर टी डिस्टेंस ओवर टाइम स्पीड होता है। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पावर इज इक्वल टू एम जी और इसकी जगह पे आ जाएगा वी। तो याद कर लें, एम जी वी रेट ऑफ लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एम जी वी वेट इनटू वेलोसिटी। पढ़ा हुआ है ना फॉर्मूला आपने पावर का? पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो अगर आप फोर्स की जगह पे वेट यूज कर लेंगे, जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, देखो ये वेट यूज कर रहे हैं, वेट, तो आपके पास क्या आ जाएगा? द रेट ऑफ लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो कर देते हैं मल्टीप्लाई भाई। अब मैं कहाँ लिखूं? मैं बेटा यहाँ लिख रहा हूँ, अब नाराज ना होइएगा, मैं इस साइड पे लिख रहा हूँ। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ पावर, रेट ऑफ लॉस ऑफ जीपी किसके इक्वल होगा? एम कितना है? 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय जी के वैल्यू 9.81 और वी कितना है? 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। 6/100 मीटर में चेंज करेंगे बेटा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा रेट ऑफ लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। 1.2 इंटू 10⁻³ यार आंसर। ठीक है, ये होगा जॉल्स। अच्छा भाई, सजेस्ट व्हाई इट इज पॉसिबल फॉर अ स्फीयर टू हैव कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी व्हाइल लूजिंग पोटेंशियल एनर्जी एट ए स्टेडी रेट। कहते ये कैसे पॉसिबल है कि जी पोटेंशियल एनर्जी तो कम हो रही है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है? तो आप बोलेंगे वो जी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो क्या कर रही है? हमें पता है एनर्जी कन्वर्जन यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस इन जीपीई ऑफ स्फीयर। लॉस इन जीपी किसकी बेटा? स्फीयर की, ऑफ स्फीयर। तो दो चीजों में कन्वर्ट हो रही है। किस पे कन्वर्ट हो रही है? इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन से इंटरनल एनर्जी होती है ना, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। और अपथ्रस्ट एक्ट कर रहा है ना, अपथ्रस्ट के अगेंस्ट भी वर्क डन हो रहा है। वर्क डन अगेंस्ट अपथ्रस्ट पता क्या होता है? पानी जीपी गेन कर रहा है। यू नो, जब बॉल नीचे आ रही है तो जहां पे बॉल पड़ी थी पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, बॉल के नीचे आने से पानी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज करेगा। तो इंक्रीज इन जीपी ऑफ वाटर, इंक्रीज इन जीपीई ऑफ वाटर। ये ऊपर से गुजर रही है ना सर की आपकी बात पे जाता हूँ। पहले तो मैं लिखना सीख रहा हूँ, इसके ऊपर इतना टेढ़ा मेढ़ा लिखा जा रहा है, नाराज नहीं होना आप लोगों ने। ये मैं गंदा सा डब्बा बना रहा हूँ। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये कंटेनर बन गया, सीधी लाइन नहीं लग रही भाई, सॉरी फॉर दैट। हमें बोर्ड पे लिखने की आदत है और ये बोर्ड बिल्कुल नहीं चल रहा। अच्छा जनाब, अगर बॉल यहाँ पर है, सुनो मेरी बात, बॉल यहाँ पर है ना, तो जहाँ पे बॉल है वहां पे पानी तो नहीं है ना भाई? जहाँ पे बॉल है वहां पे बॉल ने पानी को डिस्प्लेस किया हुआ है ना। जब बॉल नीचे तशरीफ ले आएगी, अब देखो मैं नीचे कंटेनर बना रहा हूँ, नीचे वाला कंटेनर, नीचे वाला कंटेनर, नीचे वाला कंटेनर, नीचे वाला कंटेनर। पहले बॉल यहाँ पे प्रेजेंट थी, डॉट बना रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अब बॉल नीचे दफा, ओ सॉरी दफा नहीं कहना, बॉल नीचे चली गई है। जब बॉल नीचे चली गई है, बॉल इस ए पोजीशन से बी पोजीशन पे बॉल आ गई है, तो यहाँ का जो पानी था ना वो ऊपर चला गया है। देखो यहाँ अब बॉल ने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया ना, इस जगह पे जो पानी फिल था वो ऊपर चला गया है, पानी ऊपर चला गया है। बॉल नीचे आई है, पानी उसकी जगह पे ऊपर चला गया। यू गेट इट? यू गेट इट? तो देखो ना, पहले यहाँ पे बॉल थी ना, पानी नहीं था, और नीचे क्या था? नीचे पानी था, बॉल नहीं थी। जब बॉल नीचे आएगी तो यहाँ का पानी बॉल वाली जगह पे चला जाएगा, तो पानी जीपी गेन कर रहा है ना यार। तो हो क्या रहा है, आप ये बोलेंगे कि जो लॉस इन जीपी स्फीयर हो रही है वो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी हो रही है, फ्रिक्शन है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। और क्या हो रहा है? पानी एनर्जी गेन कर रहा है। ठीक है मेरा बेटा? तो दिस वाज, अब मैं इसको खत्म कर रहा हूँ सारा कुछ, रिमूव ऑल ऑनोटेशंस हो गई जी। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 मे 04 मे 02 क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम क्वेश्चन है, एग्जाम पेपर ये वाला है। A steel ball of mass 73 grams is held 1.6 meters above a horizontal steel plate as shown. ये जी स्टील बॉल है, 1.6 मीटर ऊपर है, ठप्पा खाएगी, बाउंस करेगी, ऊपर जाएगी, एच हाइट ऊपर जाएगी। ठीक है जनाब, अब ये डायग्राम हमें याद रखनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन राइट साइड पर है, तो बना लेते हैं इसके ऊपर पेन फेर के, टेढ़ा मेरा ही आएगा, नाराज ना होइएगा। ये हाइट हमें गिवन है, नीचे प्लेट बनानी है, मेटेलिक प्लेट। ये मेटेलिक प्लेट बन गई गंदी सी प्लेट, गंदा लिखा जा रहा है, क्या कर रहा हूँ उसमें। और ये हाइट बाउंस बैक करके यहाँ तक आ रही है,
और ये वाली जो हाइट है, ये वाली हाइट h है, और ये जो हाइट है ना, ये ऊपर तक टॉप तक इनिशियल हाइट ये 1.6 है बेटा। ये 1.6 मीटर है। बॉल नीचे करके बाउंस करती है और बॉल का मास है 73 ग्राम्स। 73 ग्राम्स बॉल का मास है। अच्छा, भी क्वेश्चन यहाँ पर है जनाब। क्वेश्चन 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 आप भी जा। हाँ जी, क्या कहते हैं जी? द बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट। वो तो नीचे चली गई। ओहो, डायग्राम नीचे चले गए। ठीक है, बना लेंगे दोबारा। बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी बॉल की 0 है। चलिए यहाँ बॉल बना रहे थे। बॉल यहाँ पे थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अच्छा, बॉल देखो जरा सीधी बन गई है, गोल दायरा। और कितनी हाइट से गिरा रहे थे? 1.6 मीटर से, आई थिंक सो। क्यों भाई? 1.6 मीटर से गिरा रहे थे। तो ये बाउंस बैक करती है, ऊपर को आती है। ये एच हाइट थी जनाब, ये एच हाइट क्यों थी? यस, ये हुई ना बात। अच्छा, कहता है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल एट इट रीचेस द प्लेट। तो बेटा बॉल इनिशियल वेलोसिटी 0 है, नीचे गिरने से पहले की स्पीड बतानी है आपने। तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन तो आपको मेरे से ज्यादा अच्छी आती है। इक्वेशन ऑफ मोशन भी लग सकता है, एनर्जी कन्वर्जन भी लग सकता है। लॉस इन जीपी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, वो भी हो सकता है इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो ये क्यों हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाते, हम एनर्जी कन्वर्जन लगाते हैं। तो क्या लग जाएगा? mgh, ऊपर की mgh किस पे कन्वर्ट हो जाएगी? नीचे की हाफ mv स्क्वायर। एम से खल्लास कैंसिल हो गया। अब v निकालना है, v इज इक्वल टू 2gh हो जाएगा। v इज इक्वल टू 2gh का स्क्वायर रूट। अब देखो प्यारा लिखा जा रहा है मुझे, अब आ गया लिखना जनाब। 2 इंटू 9.81, और हाइट कितनी है जनाब? 1.6, इसका स्क्वायर रूट। तो आंसर बता दो। हाँ जी, आंसर आ रहा है 5.6 आंसर आ रहा है जी, 5.6 मीटर पर सेकंड। ए पार्ट का आंसर है, ठीक है। अच्छा, आगे कहते हैं एज द बॉल कांटेक्ट लूज करती है आफ्टर बाउंसिंग, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल इज 90% बिफोर बाउंसिंग। मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी 100% नहीं रहती है, लूज कर देती है, मतलब इनइलास्टिक कोलिजन है। तो जहां पे जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी ना, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी थी ना 100%। तो बाउंस होने के बाद यहाँ की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है? 90%। ओके, 90% है। कैलकुलेट द हाइट टू विच द बॉल बाउंसेस। अपनी हाइट निकालनी है। अच्छा बेटा, इसके ना आप इसको रिलेशन बना सकते हैं। आपको पता है जितनी ऊपर की पोटेंशियल एनर्जी होती है उतनी नीचे की काइनेटिक एनर्जी होती है। देखो ना, अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 100% है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी 100% होगी। भाई जितनी पोटेंशियल थी वही काइनेटिक बनी है। अच्छा, बाउंस होने से पहले की बात कर रहा हूँ। तो नीचे काइनेटिक 100% है, मतलब ऊपर पोटेंशियल भी 100% थी। अच्छा, अब बाउंस होने के बाद नीचे काइनेटिक 90% है पुत्र, तो ऊपर पोटेंशियल भी 90% होगी ना यार, वही पोटेंशियल बनेगी ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी 90% है। अब पोटेंशियल एनर्जी और हाइट का डायरेक्ट रिलेशन है, आप सबको पता है, जीपीई, सब दुनिया जानती है, mgh के इक्वल है। सो जीपीई इज प्रोपोर्शनल टू हाइट। पुत्र जब ये कितनी हो रही है? 90%, तो हाइट भी कितनी हो जाएगी? 90%। ठीक है ना? तो अब आप इस 1.6 का 90% निकाल लें। 1.6 का 90% कैसे निकालेंगे? 1.6 मल्टीप्लाई बाय 0.9, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 90 ओवर 100, ये आ जाएगा 1.44। कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है मुझे जनाब, मुझे टेबल आता है 16 का। तो यानी कि 1.44 मीटर आ जाएगी। एक बात, एक तो अप्रोच ही है। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो क्या करें, आप यहाँ की जीपी निकालें, एमजीएच का फॉर्मूला लगाएं। मैथ भी है, जी भी है, हाइट भी है। यहाँ की क्या आ जाएगी? mgh आ जाएगी। अच्छा, जो यहाँ की mgh है, मतलब वो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी है ना नीचे की, क्योंकि एयर फ्रिक्शन तो नहीं है। तो मतलब आपको यहाँ की काइनेटिक एनर्जी पता चल गई, ये बिफोर की है। अब उसको 90% निकालना है उस काइनेटिक एनर्जी का। तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 90%। यहाँ पे क्या करेंगे? 90 ओवर 100 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, तो वो आपके पास यहाँ की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अच्छा, अब आपको पता है कि जितनी, कहाँ गया कर सर, ये जितनी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी उतनी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ये बेसिकली क्या आ जाएगी? जीपी की वैल्यू आ जाएगी। अब जीपी की वैल्यू है, इसको किसके इक्वल कर देंगे? mgh के, तो हाइट आ जाएगी। तो ये लॉन्ग अप्रोच भी है। शॉर्टकट अप्रोच ये है कि जब नीचे की काइनेटिक एनर्जी
90% है तो ऊपर की पोटेंशियल एनर्जी भी 90% होगी, और पोटेंशियल एनर्जी हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हाइट भी 90% होगी। सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं, इसको रिमूव करते हैं नोटेशंस को और आगे चलते हैं। सारा गंद रिमूव हो गया। हाँ, आगे कहते हैं द स्पीड ऑफ द बॉल एज इट लीव्स द प्लेट आफ्टर बाउंसिंग। अब बाउंसिंग की बात स्पीड बतानी है। हमें पता है बाउंसिंग के बाद वो कितनी हाइट तक राइज कर रही है, अभी आपने निकाली 1.44। ओहो, कितनी हाइट तक राइज कर रही है? राइट कर रही है 1.44 हाइट तक राइज कर रही है। ठीक है जनाब, और यहाँ की आपको क्या निकालनी है, क्या निकालनी है? स्पीड ही निकालनी है, स्पीड। तो क्या लग जाएगा? एनर्जी कन्वर्जन, लॉस इन काइनेटिक इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल। तो क्या हो जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। एम एम कैंसिल हो गया जनाब, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। वैल्यूज डाल दें, 2 इंटू जी की वैल्यू 9.81 इंटू हाइट की वैल्यू 1.44, और ये स्क्वायर रूट इधर होकर स्क्वायर रूट बन जाएगा, स्क्वायर इधर का स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी जनाब कोलिजन के बाद 5.3 मीटर पर सेकेंड। टक्कर मारने से पहले 5.6 थी ना, टक्कर मारने के बाद 5.3 हो गई। ओके, ये चाहिए इन्फॉर्मेशन मुझे। टक्कर मारने से पहले और टक्कर मारने के बाद कहाँ ड्रॉ करूँ? यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। ये टक्कर मारने से पहले था, जस्ट बिफोर, यहाँ पे थी उसकी स्पीड आई 5.6, और टक्कर मारने के बाद यहाँ पे इसकी स्पीड आई आफ्टर 5.3। ओके, यूज योर आंसर इन ए एंड बी टू डिटरमिन द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। चेंज इन मोमेंटम की बात कर रहा है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव असाइन करना पड़ेगा। किसको पॉजिटिव कहूं, किसको नेगेटिव कहूं? ये फाइनल वेलोसिटी कोलिजन से पहले की इनिशियल वेलोसिटी है, इसको नेगेटिव कह देते हैं, ताकि ये नेगेटिव कह दिया मैंने, और ये वाली वेलोसिटी को मैंने पॉजिटिव कह दिया। आप इसको पॉजिटिव कह दिया, इसको नेगेटिव कह दिया, आपकी मर्जी होती है। अब चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है जी? एम वी माइनस एम यू। एम कॉमन लिया जा सकता है, तो एम इंटू वी माइनस यू। मैथ कितना था? 73 ग्राम मेरे ख्याल से, 73 चेक करो तो, 73 ओवर 1000, और v की वैल्यू कितनी है? 5.3 माइनस फार्मूले वाला और माइनस डायरेक्शन वाला 5.6 ब्रैकेट क्लोज, और इसको सॉल्व कर लेंगे। कैलकुलेटर क्या बताता है जी? 0.80 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल आ गया। ये बॉल का चेंज इन मोमेंटम आ गया। ठीक है जनाब, बॉल का हमारे पास क्या आ गया? चेंज इन मोमेंटम आ गया बॉल का। अब वो क्या पूछता है अगले पार्ट में? कलर चेंज करूंगा, ग्रीन पसंद नहीं है। अच्छा, आगे कहता है विद रेफरेंस टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कमेंट योर आंसर इन सी। अब वो कह रहे हैं जनाब मोमेंटम तो कंजर्व होता है जनाब, ये कहाँ की बातें कर रहे हैं? आपने चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया। क्या है जी मोमेंटम की स्टेटमेंट? याद है आपको किसी को? मोमेंटम की स्टेटमेंट दिल में दोहराओ, क्या होता है? कि मोमेंटम बॉडी का कंजर्व होता है? नहीं 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 नहीं, टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। क्या होती है जी स्टेटमेंट? टोटल, लिखने की प्रैक्टिस कर रहा हूं, टोटल मोमेंटम, कितना गंदा यार, कैसे लिखूं सही सही, टोटल मोमेंटम ऑफ, यार पहली राइटिंग गंदी है और ये कर्सर प्लीज माफ कर दो। टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अब बेटा सिस्टम क्या है? सिस्टम में दो चीजें हैं। क्या है जी सिस्टम में? एक तो बॉल है ना, बॉल, बॉल। दूसरा है प्लेट, जो कि अर्थ पे पड़ी हुई है। प्लेट, प्लेट कहां पे पड़ी? बंद, ओहो, ये प्लेट है, और इट इज प्लेस्ड ऑन, ये किससे पड़ी हुई है? अर्थ के ऊपर पड़ी हुई है। तो सिस्टम में खाली बॉल नहीं है, प्लेट एंड अर्थ भी है। तो हो क्या रहा है? बॉल पे जब ऊपर फोर्स लगेगी पुत्र, तो अर्थ पे किधर फोर्स लगेगी? नीचे। इक्वल एंड ऑपोजिट, एक्शन एंड रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ। तो जितना मोमेंटम बॉल का ऊपर को चेंज होगा, उतना ही प्लेट और अर्थ का नीचे को मोमेंटम चेंज होगा। द चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल इज एक्चुअली इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द प्लेट एंड अर्थ, एज अर्थ हैज ह्यूज मास, सो इस चेंज इन वेलोसिटी इज नेग्लिजिबल। तो जितना बॉल का मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ प्लेट एंड अर्थ, क्योंकि अर्थ पे बड़ी हुई है वो। तो फिर बोलेंगे अर्थ हैज ह्यूज मास, अर्थ, अर्थ
has huge mass, therefore 3 डॉट्स डाल दी, therefore its its change in velocity is negligible, negligible। ठीक है जनाब, ये आंसर है। ठीक है जी, तो मैं ये एनोटेशन सारी खत्म कर रहा हूँ, जरा इसको सारी ये जो गंद मैंने कर दी है इसको खत्म करें, अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके जनाब, वैसे ही तो ये सिलेबस से खत्म हो गया है, लेकिन चलिए अब आ गया तो मैं सामने कर देता हूँ। May 02 question number 5. Some gas is contained in a cylinder by the means of the movable piston as illustrated in figure this. State how for this mass of the gas the following changes can be achieved. The increase in GP. क्या करें, GP कैसे बढ़ेगी? तो आप इसको उठा के ऊपर ले जाएं। Take the cylinder to the Mount Everest. ठीक है जी, इसको ऊपर ले जाएंगे तो GP बढ़ जाएगी, ये लिख देंगे आप, बस ऊपर ले जाएं। The decrease in internal energy. Internal energy decrease कैसे होती है? Decrease the temperature. इसका टेम्परेचर कम कर दें। ठीक है जी। उसके बाद कहते हैं इंक्रीज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या करें, इसको जो अंदर को पुश करें, इसको कहाँ गया पिस्टन, कर्सर कहाँ गया, ये है, इस पिस्टन को अंदर को पुश करेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स करीब हो जाएंगे ना, वो रिपेल करने लग जाएंगे, तो इनकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, इसको पुश कर दें। तो यही बताना था आपने इसके अंदर। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 02। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। तो वर्क डन की डेफिनेशन सब बच्चों को आती है, अपने ज़हन में रिवाइज करें। क्या होता है जनाब, वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये आपने जरूर फरमाना है। स्केलर क्वांटिटी होता है, इसकी यूनिट जाउल होता है। अच्छा, यूज योर आंसर टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंक्रीज इन जीपीई of the mass is raised vertically to delta H is given by आपने जीपी का एक्सप्रेशन डेराइव करना है, तो हो जाएगा जनाब, क्या मसला है इसमें, कोई मसला नहीं। तो क्या करते हैं जनाब, किधर गया आप सर, ये जी एक मैस को उठा के मैं ए पोजीशन से बी पोजीशन तक लेके जाता हूँ, ये बी पोजीशन है, इसका मैस एम है, और ए और बी के दरमियान जो हाइट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको पता ना, जीपी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेते हैं, ये डेल्टा एच है। अच्छा, अभी मैं कितना वर्क डन करूंगा इसको ए से बी पे लेके जाने में, तो फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। कितनी फोर्स लगाऊंगा बेटा, इसके वेट के इक्वल, तो इसकी जगह पे आ जाएगा mg, और कितना डिस्टेंस मूव करूंगा, डेल्टा एच। तो और मेरा ये वर्क डन किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो वर्क डन है इट इज कन्वर्टेड इनटू चेंज इन जीपीई, इंक्रीज इन जीपीई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फार्मूला डिराइव हो गया। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है जी डिस्प्लेसमेंट, याद है आपको? डोंट से कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, प्लीज ये नहीं कहना आपने, क्या कहना है, डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन ए पर्टिकुलर, इसको रट्टा मार लो। अच्छा भाई, ओके जी, use the definition to explain how it is possible to call for a car to travel at a certain distance yet to have zero displacement। भाई जीरो डिस्प्लेसमेंट हो और कार को डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो ये हो सकता है ना, कार ए से चले और यू टर्न मार के, यू टर्न से कोई बंदा याद आ जाता है मुझे, यू टर्न मार के वापस यहाँ पर आ जाए। हाँ जी, यू टर्न मार के वापस यहाँ पर आ जाए, ए से चले दोबारा घूम के वहीं पर आ जाए, सर्कल में मूव करे, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो कवर होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। ठीक है जनाब, सब बच्चों को पता है ये बात। अच्छा भी आगे कहता है, थक गया यार। ओके, a car starts from rest and travels up along a straight road inclined at an angle 50 degree to the horizontal as illustrated। ठीक है जनाब, ये डायग्राम है। The length of the road is 450 meter। Okay, the car has 800 kg mass। Okay, the speed of the car increases at the rate of 28 meter per second at the top of the slope। कांस्टेंट रेट पे बढ़ती है और उसकी स्पीड जो है ना 28 है टॉप पे। नीचे कितनी थी, नीचे 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 कार क्या है, रेस्ट से स्टार्ट किया, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी वाज 0, और यहाँ पे जब तशरीफ लाएगी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 28 मीटर पर सेकेंड। ओके,
डिटरमिन फॉर द कार ट्रेवलिंग अप द स्लोप इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालना है। u है, v है और पुत्र s भी है, और आपको इक्वेशन भी आती है। तो कौन सी इक्वेशन जहां पे फिट इन होगी? 2as is equal to v square minus u square. When you solve it, you get value of a. प्लीज शेयर करें वैल्यू ऑफ a कितने आता है। वैल्यूज डाल देंगे, आ जाएगा यार, ये कोई मसला नहीं है इसमें। हाँ जी, 0.87 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आ रहा है। कर्सर की जगह 0.87 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जनाब, अगला पार्ट पढ़ते हैं। अगला पार्ट, चलो मैं दिखाऊं आपको अगला पार्ट क्या है। अगला पार्ट है जनाब, इस गेन इन टाइम टेकन फॉर लेंथ ऑफ स्लो। पहले टाइम टेकन निकालना है, फिर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टाइम टेकन निकालना है ए से बी तक जाने का। कलर चेंज करते हैं जरा बी पार्ट के लिए, कोई है ना फैसिलिटी है तो रंग बिरंगा काम होना चाहिए ना। कौन सा कलर पसंद है? ब्लू ले लेते हैं। अच्छा भाई, टाइम टेकन तो v भी है, u भी है, a भी है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ ना यार। कहीं टी निकालना है तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। क्यों लगा रहा हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन में? बिकॉज एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो ये 28 है पुत्र, और ये है जी 0, और ये कितना आया था? 0.8787 एंड इट वाज t। तो ये जगह डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 28 डिवाइड बाय 0.87, 0.87। तो आंसर आ रहा है जी 32 सेकेंड। मार्किंग स्कीम में देख लिया करें, यही आंसर आ रहा है। ओके जी, टाइम आ गया। अब वो कहता है जी काइनेटिक एनर्जी बताएं जी। काइनेटिक एनर्जी, जो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी शुरू में तो जीरो थी ना, जितनी फाइनल है वही इंक्रीज है ना यार। शुरू में तुम्हारी जेब में 0 पैसे हो और बाद में तुम्हारी जेब में 120 रुपए आ जाए, तो गेन इन पैसा कितना हुआ? 120 ही हुआ। तो बस फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालने, वही गेन इन काइनेटिक एनर्जी है। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी कैसे होती है, मैं पूरा लिख देता हूँ, अच्छा बच्चा बन जाता हूँ। काइनेटिक एनर्जी फाइनल, अब नाराज ना हो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी, अब लिखा अच्छा नहीं जा रहा, इसका मेरा कसूर नहीं है। इनिशियल, इनिशियल इज अंडा, ये 0 है जनाब, और ये निकालने। काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ मैस ऑफ कार कितना है? बहुत सारा, 800, और वी कितना है? 28 का स्क्वायर। जी मेरा बेटा, आंसर कैलकुलेटर पे चेक कर लें, और नहीं तो मुझे मार्क्स किसी बता दें क्या आंसर आ रहा है। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5 जाउल्स। ये आ गया इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वो कहता है इंक्रीज इन जीपी, इंक्रीज इन जीपी ही निकालना है। इंक्रीज इन जीपी की दो अप्रोचेस होती हैं, आपको पता है। चेंज इन जीपी का, चेंज इन जीपी निकालने के दो तरीके होते हैं। चेंज इन जीपी कैसे निकालते हैं? चेंज इन जीपी बेटा मैं इस जगह पे सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन ये वाला सॉल्व कर रहा हूँ, पता है ना आपको। चेंज इन जीपी होता है, एक तो होता है एमजीएच, तो आप पहले ये हाइट निकाल लें, ये वाली हाइट, इसको दूसरे कलर से करूंगा तो नजर आएगा। कौन सी हाइट? ये वाली हाइट जनाब। किधर गया, किधर गया, किधर गया, ये जा रहा है ये। आप ये हाइट निकाल लें और एमजीएच लगा दें। सेकेंड अप्रोच क्या होती है, मैंने आपको बताई हुई है। इंक्रीज इन जीपी कैसे निकालते हैं? किधर गया कर्सर? ये है। इंक्रीज इन जीपी निकालते हैं कंपोनेंट ऑफ वेट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। याद है आपको? कंपोनेंट ऑफ वेट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। कंपोनेंट ऑफ वेट क्या होता है? एम जी साइन थीटा, और डिस्टेंस जो इसके अलॉन्ग है 450 वाला। तो अब ये वैल्यूज डाल रहा हूं मैं यहाँ पे, कलर चेंज करें, कोई मजा नहीं आ रहा। हाँ जी, तो m कितना है जनाब? 800, g कितना है? 9.81, साइन 5 डिग्री, और इसको ब्रैकेट में करेंगे, अच्छा इसका अलग से आंसर निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 450, ऐसे भी आ जाता है। कंपोनेंट ऑफ वेट इनटू डिस्टेंस। जी मेरी बेटे आंसर बताओ। 3.07 इंटू 10 पावर 5 जॉल्स। इंक्रीज इन जीपी आ गया। ठीक है जनाब, हमने सारा कुछ फाइंड आउट कर लिया। और कुछ रहता है इसका? अभी एक पार्ट रहता है जनाब, यूज योर आंसर टू डिटरमिन द यूजफुल आउटपुट पावर ऑफ द कार। यूजफुल आउटपुट पावर ऑफ द कार। ओके, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन ओवर टाइम, यूजफुल पावर। यूजफुल आउटपुट क्या है जी? गाड़ी काइनेटिक भी गेन कर रही है, पोटेंशियल भी गेन कर रही है ना, तो ये यूजफुल आउटपुट हुई, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल प्लस जीपी, चेंज इन जीपी।
और डिवाइडेड बाय टाइम। यूजफुल पावर आउटपुट यही है, गेन इन काइनेटिक प्लस गेन इन पोटेंशियल। तो आप इन दोनों को प्लस करें, टाइम पे डिवाइड कर दें। एक थी पता नहीं 3.14 थी, जरा वैल्यूज बताओ। 3.14, 10 पर 5 तो कॉमन ले लिया ना, प्लस 3.07, इसको ब्रैकेट के अंदर ना कॉमन आप समझे मैंने ले लिया, क्या कॉमन ले लिया, 10 पर 5, और टाइम कितना था 32 सेकंड मेरे ख्याल से। तो ये कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। बेटा ये यूजफुल आउटपुट है ना, इंजन क्या कर रहा है, काइनेटिक भी गेन करा रहा है, स्पीड भी गेन करा रहा है, पोटेंशियल भी गेन हो रही है। अच्छा, सजेस्ट वन रीजन व्हाई द एक्चुअल पावर आउटपुट ऑफ द कार इज ग्रेटर देन द कैलकुलेट। एक्चुअल पावर आउटपुट जो है वो इसी ज्यादा है, क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन भी हो रहा है, हीट भी पैदा हो रही है, साउंड भी पैदा हो रही है, ठीक है, और कुछ काइनेटिक एनर्जी एयर भी लेके जा रही है। देखो जब गाड़ी चलती है ना, अपने साथ हवा को भी लेके जा रही होती है, ये बता देंगे आप। तो इंक्रीज इन काइनेट जो है ना, इंजन ज्यादा जोर लगा रहा है जनाब, ये बोंगियां मार देंगे कोई ना कोई। अच्छा, एनोटेशन खत्म करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन नजर आएगा जनाब। हाँ जी, रिमूव एनोटेशंस। ओके जी, May 04, question number 4. A ball of mass m is dropped onto a horizontal plate as shown in figure. एक बॉल है, उसको नीचे गिरा रहे हैं, v स्पीड से नीचे गिर रही है, ठीक है जी, नजर आ गया। Just before the contact, it has kinetic energy Ek. Write down an expression for the momentum in terms of m and v. वो जबरदस्त क्वेश्चन है, ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। क्या होता है जनाब, मोमेंटम क्या होता है, p इज इक्वल टू mv, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। अच्छा, hence show that kinetic energy is given by the expression. काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला, ये कैसा फार्मूला आएगा जनाब। ओके, हमें तो ये रट्टा मारा था, टीचर ने बताया था काइनेटिक एनर्जी क्या होती है जनाब, हाफ एम वी स्क्वायर, और ये क्या बकवास आ गई। तो कोई बात नहीं, हम कर सकते हैं। हमने ये प्रूव करना है, यहां से करना है स्टार्ट, और यहां पे करना है जनाब एंड। कंपेयर करें इन दोनों को, क्या चीज सेम है, ई के इधर भी है, ई के इधर भी है, एम यहां भी है, एम यहां भी नजर आ रहा है, यहाँ पे v है और यहाँ पे p है, मतलब मुझे v नहीं चाहिए, आई डोंट वांट टू सी v। तो मैं क्या करूंगा, v को एलिमिनेट करूंगा, तो ऊपर वाली इक्वेशन से v की वैल्यू ले लें, यहाँ से v की वैल्यू ले लें, v किसके इक्वल हो जाएगा, m जाके डिवाइड हो जाएगा p ओवर m। अब इस v की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर दें, v को दफा दूर करना है ना हमने, तो हाफ m, v की जगह पे क्या आ गया, p ओवर m होल स्क्वायर, ब्रैकेट खोलेंगे, हाफ m p स्क्वायर ओवर m स्क्वायर, ये m स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो पुत्र ये प्रूव हो गया, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम डन हो गया। ठीक है जी, अब एनोटेशन को रिमूव करने का टाइम आ गया है, हो गया जी, रिमूव एनोटेशंस। ओके जी, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, सांस ले लो। ओके, क्या कहता है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है May 05, question number 3. A bullet of mass 2 gram is fired horizontally into a block of wood of mass 600 grams. Okay. The block is suspended from strings so that it is free to move in a vertical plane. Vertical plane. Okay. ये जो oscillate कर रहा है ये vertical plane में. The bullet buries itself into the block. The block and bullet rises together through a vertical distance of 8.6 centimeter as shown. बुलेट इसमें पेनिट्रेट हो जाएगी और दोनों इकट्ठे ऊपर जाएंगे, सब डाटा गिवन है। बुलेट का मैस यहाँ पे लिख देता हूँ, और इसका मैस, बुलेट का मैस मेरे ख्याल से 2 ग्राम था, चेक करो, और ब्लॉक का मैस कितना है 600 ग्राम्स, और ये ऊपर जा रहा है 8.6 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन ब्लॉक एंड बुलेट। चेंज इन जीपी निकालना है, तो जल्दी से करें, आप मेरे साथ साथ करते रहा करें, और जो नहीं आए देख लें यहाँ पे, एम जी डेल्टा एच, या एच खाली लिखते हैं, तो मैथ कितना है दोनों का इकट्ठे, दोनों पेनिट्रेट हो जाएंगे ना, 600 प्लस 2 602 ग्राम्स, ग्राम्स है, केजी में चेंज करना है, 1000 पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, जी की वैल्यू कितनी होती है 9.81, 10 नहीं लेनी पुत्र, मल्टीप्लाई बाय 8.6 ओवर 100 मीटर में चेंज करना है। आंसर प्लीज शेयर करें, कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, 0.51 जूल। ठीक है जनाब। अच्छा जी, अगला पार्ट क्या कहता है, ये आ गया, कोई मसला नहीं था। शो दैट इनिशियल स्पीड ऑफ द ब्लॉक एंड द बुलेट आफ्टर बिगेन टू मूव वाज दिस मच।
यहाँ की स्पीड निकालनी है, यहाँ की बॉटम की स्पीड निकालनी है, और आपको ए से बी तक जाने में क्या पता है, पोटेंशियल एनर्जी पता है, इंक्रीज इन पोटेंशियल हो गया मसाल। तो ए पे जितनी काइनेटिक थी बी पे उतनी पोटेंशियल है, एनर्जी कन्वर्जन लगेगा। लॉस इन काइनेटिक इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल, तो लगा देंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन जीपीई। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है पुत्र, हाफ एम वी स्क्वायर, और चेंज इन जीपी अभी आपने निकाल लिया 0.51, तो एम की वैल्यू डाल दें, हाफ एम कितना है केजी में ले रहा हूं 0.602 ग्राम्स, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.51। बेटा कैलकुलेटर पे बटन दबाएं और वी की वैल्यू मुझसे शेयर करें। जी जनाब, वी कितना आता है? 1.3 मीटर पर सेकेंड। यूनिट ना भूलिएगा, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं लिख रहा हूं। अच्छा जनाब, उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद कहता है using the info in A2 and principle of conservation of momentum determine the speed of bullet before impact। ओके, मोमेंटम का कॉन्सेप्ट यूज करें, ना भी बताता तो पता था मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लगना है। तो बेटा आपको पता है बुलेट की स्पीड हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए एक बुलेट जा रही है उसकी स्पीड निकालें, तो वो आप तो नहीं कर सकते ना, डिस्टेंस ओवर टाइम, बुलेट तो बहुत तेज जाती है, तो हम उसको किसी बोरी के अंदर हिट करवाते हैं, फिर बोरी की इंक्रीजिंग जीपी निकाल लेते हैं, फिर एनर्जी कन्वर्जन लगा के मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लगा के यहाँ पे स्पीड निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पे लगेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर। टोटल मोमेंटम बिफोर कितना है इसका, ये तो रुका हुआ है ना, कलर चेंज करें जरा। हाँ जी, कोई और डिफरेंट सा कलर, चले गंदा सा कलर ले लिया। ओके, बुलेट का मास कितना है 2, इसकी स्पीड कितनी है v, ग्राम में ले लो वो कट जाएगा, प्लस ब्लॉक का मोमेंटम कितना है इनिशियल 0, इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन कितना है, पेनिट्रेट हो गया, दोनों का मास ऐड हो जाएगा 602 ग्राम, ग्राम में रहने दो, इनटू v, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 1.3, अभी तो निकाली है तुमने। तो बेटा v का आंसर आ जाएगा, ये 2 जाके डिवाइड होगा, 602 मल्टीप्लाई बाय 1.3, यहाँ पे केजी में चेंज करने के लिए अब कर दे तो कर दे, इसको भी 1000 पे डिवाइड करेंगे, राइट पे 1000 से कट जाएगा, तो मसला नहीं है जनाब। तो अब मेरी बेटी आंसर बताएं आप जरा, क्या आंसर आ रहा है? क्या आ रहा है? 390 मीटर पर सेकेंड। देखो साउंड की स्पीड से ज्यादा है, साउंड की स्पीड होती है 333 मीटर पर सेकेंड, तो बुलेट की स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा है। अब वो तो फिल्मों में दिखाता ना, आवाज आई तो बंदा आगे से हट गया, नहीं पुत्र, पहले बंदे को गोली लग जाएगी, आवाज बाद में आएगी तो इसलिए ऐसा हरकत ना करे कि आवाज आई तो आगे से हटे। ठीक है जी, ये आ गया था आंसर। आगे कहता है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर इम्पैक्ट। अब बॉल की बुलेट की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है जस्ट बिफोर इम्पैक्ट। अच्छा जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट, बुलेट की काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी? कितना गंदा कलर है, मुझे पसंद नहीं आया, कोई और कलर यूज करते हैं, चलिए अब ये ले लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू हाफ एम, अरे कमर रह गई, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ, अब क्योंकि जॉउल में लेना है तो मैस को 1000 पे डिवाइड करना पड़ेगा, इनटू स्पीड कितनी आई थी 390, 390 आई थी जनाब, इसका स्क्वायर, सब कुछ कर कुर के ये 0 से कट गया, और ये 1000 स्क्वायर हो जाएगा, 10 पावर 1000 हो जाएगा 390। मुझे आंसर बताओ, सी का फर्स्ट पार्ट क्या, 152 जॉल्स। ओके, तो बुलेट की काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर इम्पैक्ट आ गई 152 जॉल्स। ओके, अब क्या कहता है जी, फरमाता क्या आगे, state and explain what can be deduced from your answer in C1 and A1। A1 में आपने GPE निकाली थी, वो आई थी 0.51। A1 में आपने क्या, A1 का आंसर कितना आया था? इसका आंसर आया था 0.51 जॉल्स, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। और ये आंसर कितना आया है? अभी आपका आंसर आया 152 जॉल्स, 152 जॉल्स। क्या भाई, देखो जी, बुलेट की जो काइनेटिक एनर्जी थी, बुलेट बना रहा हूँ, प्यारी सी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बुलेट की यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी थी वो थी 152 जॉल्स। जब वो ब्लॉक के अंदर पेनिट्रेट हो गई और उसकी जो इंक्रीज इन जीपी आई, ब्लॉक से जो चेंज जो आपको पता है ना एनर्जी कंजर्व होती है, तो उसकी जीपी जो बन रही है, जी नहीं जीपी,
वो कितनी बन रही है 0.51 जॉल। क्या मतलब, जो बॉल की काइनेटिक एनर्जी थी वो इतनी थी, इतनी पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए थी ना बुलेट और ब्लॉक की, वो तो बहुत कम है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ एनर्जी है जो कुछ ही और जा रही है। तो आपको पता है जब बुलेट इसको टक्कर मारेगी तो बहुत ज्यादा हीट पैदा होगी, बल्कि यहाँ से मैटर गायब भी हो जाता है, मैटर एवेपोरेट हो जाता है, पता है। तो यहाँ पे बिल्कुल होल हो जाता है, तो आप बोलेंगे कुछ हीट एनर्जी बन रही है। तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल इज नॉट कन्वर्टेड इनटू जीपी ऑफ द सिस्टम, सम ऑफ द एनर्जी ऑफ द बुलेट इज कन्वर्टेड इनटू, बुलेट मैंने बॉल बोल दिया था, बुलेट है जनाब, सम ऑफ द एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इनटू हीट एनर्जी। और ये कोलिजन क्या है, कोलिजन इज इनएलास्टिक, कोलिजन इज व्हाट, इनएलास्टिक, कि काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है तो कोलिजन इनएलास्टिक है। ठीक है जनाब, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब मैं इसको करता हूं रिमूव ऑल एनोटेशन, ये हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब, हाँ ये अजीब सा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। तो सबको पता है वर्क डन क्या होता है, व्हाट इज वर्क डन, अब कितना प्यारा लिखा जा रहा है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये बता देना है। उसके बाद कहते हैं जनाब 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 जनाब, उसके बाद कहते हैं कहाँ गया कर्सर, इधर फिर है। अब a table tennis ball falls through air, okay, figure 8.1 shows the variation with kinetic energy of the ball with distance h fallen, the ball reaches the ground after falling through height h naught, okay। मैं यहाँ पे बॉल बना लेता हूँ, ये टेबल टेनिस बॉल है और ये नीचे गिर रही है, यहाँ की हाइट जो है ना सीधी अब लाइन लगेगी, ये लगेगी नहीं लगेगी, ये मैं सीधी लाइन लगा रहा हूँ और देखो कितनी प्यारी सीधी लाइन लग रही है। ये हाइट कितनी है h नॉट, ओके। कहता क्या है देखो बेटा, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द बॉल। अब आपको पता है कि पहले काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, बाद में इसके बढ़ने का रेट कम हो रहा है, बाद में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो रही है ना, देखो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ी, बॉल नीचे गिरती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गई। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। इसका मतलब है जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो स्पीड कांस्टेंट हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉल जो है ना वो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर ली है। तो आपने डिस्क्राइब द मोशन कहना है कि जब बॉल को ड्रॉप करेंगे तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, लेकिन फिर स्पीड बढ़ने का रेट कम हो जाएगा, बाद में स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, क्यों, उस पर एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है। तो थ्रू आउट द मोशन वेट तो कांस्टेंट रहेगा ना, वेट कांस्टेंट रहेगा, एयर रेजिस्टेंस स्पीड के साथ साथ बढ़ती रहेगी, रिजल्टेंट फोर्स क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, एक्सेलरेशन कम होता जाएगा, और फाइनली क्या हो जाएगा, जीरो। तो जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। अब 3 मार्क्स हैं, ज्यादा ही लिखना पड़ेगा आपको। तो पहले बॉल की स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, फिर बाद में कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये सारा एक्सप्लेन कर देंगे, फोर्स की टर्म में बता सकते हैं, एयर रेजिस्टेंस की टर्म में बता सकते हैं। 3 मार्क्स हैं तो ज्यादा लिखेंगे तो बेहतर है। अगर पता है क्या ऐसा होता, अगर एयर ना होती ना तो ग्राफ ऐसा आ जाता, स्ट्रेट लाइन बनता, यूं यूं बनता, यूं स्ट्रेट लाइन बनता। अगर एयर ना होती तो बढ़ती रहती बढ़ती रहती बढ़ती रहती बढ़ती रहती, तो जितना लॉस इन जीपी होता वो गेन इन काइनेटिक होता। इक्वल टाइम इक्वल हाइट चेंज होने से इक्वल लॉस इन जीपी होता ना। मतलब पहला 1 मीटर नीचे आने में पोटेंशियल एनर्जी 10 जॉल कम होती तो काइनेटिक 10 बढ़ती, अगला 1 मीटर नीचे आने में पोटेंशियल एनर्जी 10 जॉल कम होती तो काइनेटिक भी 10 बढ़ती, अगला 1 मीटर नीचे आने में पोटेंशियल एनर्जी 10 जॉल कम होती तो काइनेटिक एनर्जी 10 जॉल बढ़ती। तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल लॉस इन जीपी होता तो इक्वल गेन इन काइनेटिक एनर्जी होता। सही है ना, हाइट के साथ ऐसा बनना चाहिए था, जीपी के साथ, ठीक है ना, हाइट के साथ काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ऐसे बनना चाहिए था। अच्छा वो क्या कहता है नेक्स्ट, ऑन फिगर 8.1 ड्रॉ लाइन टू शो द वेरिएशन विद हाइट ऑफ लॉस इन जीपी। अच्छा जीपी का तो एयर रेजिस्टेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। देखो हमें पता है कि अगर एयर ना होती तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ऐसे बनता, इसी ग्रेडियंट को आपने फॉलो किया, ऐसे बनता। अच्छा अब क्या हुआ, अब एयर रेजिस्टेंस है तभी तो वो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर रहा है ना। पोटेंशियल एनर्जी लेकिन फर्क नहीं पड़ा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में भी नहीं आता। देखो अगर वो यहां से यहां पे पहुंचता है, कितना नीचे आता है, सपोज 1 मीटर, कितना नीचे आता है 1 मीटर, 1 मीटर नीचे आने में जो उसका लॉस इन जीपी हुआ वो कितना हुआ 10 जॉल, सपोज कर लें 10 जॉल्स। अगला 1 मीटर नीचे आने में भी 10 जॉल्स होगा, चाहे स्पीड बढ़ रही है चाहे कम हो रही है, स्पीड का ताल्लुक ही नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी में स्पीड नहीं आती।
अगला 1 मीटर नीचे आने में भी चेंज इन जीपी कितना होगा, 10 जूल्स। फिर अगला 1 मीटर नीचे आने में भी 10 जूल्स होगा। तो इक्वल हाइट्स में इक्वल चेंज इन जीपी होगा। तो लाइन स्ट्रेट बननी चाहिए। लाइन क्या बननी चाहिए, स्ट्रेट बननी चाहिए। अच्छा, अब कहां से शुरू होनी चाहिए, देखो असल में तो अगर आप एग्जैक्टली देखें ना, आप इसी ग्रेडियंट को एग्जैक्ट स्ट्रेट ले जाएं, स्ट्रेट 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 यहां तक चला गया। देखो ये हाइट पे यूं आ रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ होता अगर एयर ना होती तो अब पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ यहीं से शुरू होगा, ये इधर से, इस लेवल से। अगर इसको इसको इस लेवल से शुरू होगा और यहाँ से क्या करेगा, स्ट्रेट आएगा, स्ट्रेट आएगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी, यूं बनेगी, यहाँ पे आएगा। मतलब ये ऊपर से शुरू होगा, ऊपर से। हम क्या करेंगे, इसके इनिशियल रेट के ऊपर जिस तरह काइनेटिक एनर्जी बढ़ती ना, हम सपोज करेंगे कि एयर ना होती तो काइनेटिक एनर्जी ऐसे बढ़ती ना। और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ और जीपी का ग्राफ मिरर इमेज होती है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे 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 ऐसे। ये मैंने ये बनाया, ये जीपी का ग्राफ बना, ये वाला जो मैंने इस कलर से पेन से बनाया है, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ। तो पहले हम काइनेटिक एनर्जी इस तरह बढ़ती, उससे अंदाजा लगा लेंगे। अच्छा, आपको पता है ये इतनी होनी चाहिए थी पोटेंशियल एनर्जी। ये जो चीज आई ना, काइनेटिक इतनी होनी चाहिए थी ऊपर तक। ये जो चीज आई, कितना टेढ़ी लाइन लग रही है यार। ये जो चीज आई है ना, ये ये पता क्या है, ये हीट एनर्जी बन गई है, ये इंटरनल एनर्जी बन गई है। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ यहाँ पे ऊपर तक आना चाहिए था, वो सिर्फ यहाँ तक पहुंचा है, यहाँ तक पहुंचा है, ऊपर तक जाना चाहिए था। इसका मतलब ये हुआ कि जो काइनेटिक नहीं बनी तो वो क्या बन गई है, हीट बन गई है। तो ये जो गैप है ना, ये वाला जो गैप मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ये वाला गैप, ये इंटरनल एनर्जी बन गई। सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का हाइट के साथ हमेशा लीनियर ग्राफ बनता है, रट्टा भी मार सकते हो आप। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। थके तो नहीं है ना आप, मैं तो थक गया हूँ वैसे, लेकिन अभी क्या करें, असाइनमेंट है, वर्क एनर्जी एंड पावर के क्वेश्चन मुश्किल हैं, तो मैंने आपसे वादा किया था मैं करके दूंगा, इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा जनाब, आगे है जी, डिफाइन व्हाट इज मेंट बाय वर्क डन। सबको पता है वर्क डन क्या होता है। वर्क डन होता है जनाब फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये नंबर 06 का पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। पावर, पावर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ डूइंग पावर। पावर होता है वर्क डन ओवर टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी भी होता है। आगे कहता है, a force F is acting on a body that is moving with velocity V in the direction of force. Derive an expression relating power F and V. तो सबको पता है पावर होता है F into V, वो हमने derive करना है। तो इसी से चलें, इसी को कंटिन्यू कर देते, यहीं पे derive कर लेते। फोर्स वर्क डन की यहाँ पे क्या आ जाएगा, F into S over T। और सब बच्चों को पता है, सब बच्चों को पता है S over T क्या होता है, वेलोसिटी। तो डेराइव हो जाएगा पावर इज इक्वल टू एफ इंटू वी। और आपको पता है वर्क डन के फॉर्मूला में और पावर के फॉर्मूला में कौन सी फोर्स यूज करते हैं, हमेशा अप्लाइड फोर्स। कौन सी फोर्स, अप्लाइड फोर्स। अगर आप गलती से यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स यूज कर लेंगे ना, तो वर्क डन का वो पार्ट आ जाएगा जो काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपने हमेशा अप्लाइड फोर्स यूज कर देंगे। अच्छा जी, आगे कहता है जी नेक्स्ट। A car of mass 1900 kilograms accelerate from rest to this much in this much time. Calculate the average rate at which kinetic energy is supplied. Average rate at which kinetic energy is supplied. The rate of change of kinetic energy. अब रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालने के दो तरीके हैं। क्या जी, एक तरीका तो ये अच्छे बच्चों की तरह, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी मतलब पावर निकालनी है आपने। तो आप क्या करें, काइनेटिक एनर्जी ओवर टाइम कर दें, ठीक है। और एक और फार्मूला भी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी का, कि अगर आपका फार्मूला होता है ना, पावर होता है ना एफ इंटू वी, एफ की जगह पे क्या यूज कर लें, रिजल्टेंट फोर्स। जब रिजल्टेंट फोर्स यूज करते हैं, रिजल्टेंट फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो आ जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लेकिन बहरहाल हम ये अच्छे बच्चों की तरह ये यूज करेंगे, एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, और इतने टाइम में इतनी का, तो स्पीड पता है बस, काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर ओवर टी। वैल्यूज डाल दें, हाफ को मैं 0.5 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, हाफ की जगह पे। मास कितना है 1900 kg, वेलोसिटी कितनी है जनाब 8.1, और टाइम भी गिवन था, नहीं वेलोसिटी 8.1 नहीं है, 27 है जनाब। वेलोसिटी 27 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8.1 टाइम है जनाब, टाइम है, टाइम है, टाइम है। सब कुछ करने के बाद जो आंसर आ जाएगा बताएं, आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, क्या आएगा, 8.55 इंटू 10 पावर 4, और उसकी यूनिट क्या होगी, वाट्स।
रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी वॉट्स, पावर वॉट से होती है। द इंजन प्रोवाइड द पावर एट ए कांस्टेंट रेट, state and explain why the acceleration is not constant. ये good question. Next question. जनाब अब जरा गौर से सुनिएगा, ये चीजें आपको मुझे नहीं लगता आती होगी। कह रहा है जी इंजन प्रोवाइड्स अ पावर एट ए कांस्टेंट रेट, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट क्यों नहीं है? अभी अगर हम ग्राफ बनाए ना, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाए, गाड़ी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाए, गाड़ी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाए, तो पुत्र यूं बनेगा, यूं। आप कहेंगे हाँ सर ये क्या मुश्किल है, ये पहले स्पीड कम थी तो एयर रेजिस्टेंस कम थी, स्पीड बढ़ती जा रही है, एयर रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है। जब एयर रेजिस्टेंस बढ़ते 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 इंजन फोर्स को बैलेंस कर लेगी, फोर्सेस बैलेंस हो जाएगी, स्पीड यूनिफॉर्म हो जाएगी, तो पुत्र ये बात निश्ता, निश्ता का होता है नहीं, पठान भाइयों को तो पता है ना। अच्छा जनाब ये नहीं लगेगा कॉन्सेप्ट, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगेगा। जनाब जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात ये है कि पावर कांस्टेंट है ना, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू वी। इधर देखो बेटा, अच्छा अब ये कांस्टेंट है, जरा सब्जेक्ट बनाओ एफ को, एफ किसके इक्वल हो जाएगा, पी ओवर वी, ये कांस्टेंट है, तो फोर्स और वेलोसिटी में इनवर्स रिलेशन आ गया, फोर्स और वेलोसिटी में क्या रिलेशन आ गया, इनवर्स। गाड़ी की स्पीड बढ़ती जा रही है, गाड़ी की स्पीड क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो उससे फोर्स क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, इंजन की फोर्स कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी, पावर कांस्टेंट है ना बेटा, पावर कांस्टेंट है। देखो मैं आपको इससे समझाता हूं, आपको नहीं समझ में आई बात मेरी। देखो अगर पावर है सपोज 1000 वॉट, मान लो 1000 वॉट है, गाड़ी के ऊपर जो इंजन फोर्स लगा रहा है, इंजन फोर्स कितनी लगा रहा है, सपोज इनिशियल फोर्स लगा रहा है 1000, और वेलोसिटी कितनी है, P इज इक्वल टू एफ लगाओ ना जरा, ये 1000 है, ये भी 1000 है, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 1। वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 1। अब जरा गौर से सुनो, तो ये वेलोसिटी कितनी है, 1, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1000 आ गया। अच्छा अब उसकी स्पीड होगी ये 2, उसकी स्पीड कितनी होगी, 2। अब अगर वो फोर्स उतनी लगाएगा जितनी पहले लगा रहा था, पहले कितनी लगा रहा था, अभी भी 1000 लगाएगा, उतनी ही फोर्स लगाएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो पावर कितनी आ जाएगी, 2000। तो ये बात तो गलत हो गई, वो कह रहा है पावर कांस्टेंट है। जब पावर कांस्टेंट है तो फिर क्या होगा, जब स्पीड बढ़ेगी 1 से स्पीड कितनी होगी 2, तो फिर फोर्स कितनी हो जाएगी 500, आधी। क्यों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 1000 ही चाहिए ना, 1000, पावर कांस्टेंट है। जब स्पीड हो जाएगी 4, जब स्पीड कितनी हो जाएगी 4, तो फोर्स कितनी हो जाएगी, 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं तो 1000 आएगा, 250। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी फोर्स कम होती जाएगी, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी फोर्स क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट पावर है। जब कांस्टेंट पावर होती है तो एफ और वी में इनवर्स रिलेशन होता है। एफ और वी में क्या रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है मेरा बेटा। जब स्पीड बढ़ती जा रही है तो फोर्स कम होती जा रही है। अच्छा, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कम होता जा रहा है। एक्सेलरेशन इज ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन इज ग्रेडियंट, तो इसलिए ग्रेडियंट कम होता जा रहा है। तो क्या होगा कि स्पीड कांस्टेंट रेट पे क्यों नहीं बढ़ रही, तो आप ये बोलेंगे कि व्हेन पावर इज कांस्टेंट, व्हेन स्पीड इंक्रीजेस द फोर्स डिक्रीजेस, द इंजन फोर्स डिक्रीजेस, द इंजन फोर्स डिक्रीजेस, when engine force decreases, force is proportional to acceleration, the acceleration decreases, when acceleration decreases the speed doesn't increase at a constant rate। ये बताना है एक्सेलरेशन कम होगा, ठीक है मेरा बेटा। सो ये हमने कर लिया क्वेश्चन, इसके हम एनोटेशन को खत्म करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम ब्रेक लेते हैं, पार्ट 2 बाद में सॉल्व करेंगे, पार्ट 1 ले लेंगे ना इसका नाम। ये क्वेश्चन तो वो वाला है, इसमें एनर्जी तो नहीं है कहीं पे, एनर्जी है इसमें, है पावर का। ओके, November 07, November 07, a girl G is riding a bicycle at a constant velocity, constant velocity का अंडरलाइन किया करें ना, constant। November 06 है कि November 07 है, ये वाला, उससे ऊपर को मिस तो नहीं कर दिया हमने, मिस कर दिया, हो पहले ये वाला करना था, सॉरी 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 यार, इससे पहले एक और क्वेश्चन आता है, मैं भूल गया, ये कर लिया ना हमने, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, सॉरी बेटा, इससे पहले पीछे वाला करेंगे, तरतीब से चलेंगे, तरतीब से, ठीक है। पहले ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन,
ठीक है, वो गलत हो गया। फ्रांशियम 208 is radioactive and emits alpha particle with a kinetic energy of 1.07 into 10 power minus 12 joules from a nuclei astatine as illustrated. बेटा ये एस्टेटाइन न्यूक्लियस से पेरेंट न्यूक्लियाई है, इससे अल्फा पार्टिकल निकला और ये डॉटर न्यूक्लियाई रिकॉइल के ऑपोजिट डायरेक्शन में। स्टेट द नेचर ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो सबको पता है अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई होता है, 2 प्रोटॉन होते हैं 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये बताना है आपने। ठीक है जी, अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन्स होते हैं 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये बताएंगे आप। Show that the initial speed of an alpha particle after decay of francium nucleus is approximately this much. आपको अल्फा पार्टिकल की स्पीड ये शो करनी है, हमें उसका गिवन था, उसकी एनर्जी गिवन थी, काइनेटिक एनर्जी गिवन है ना अल्फा पार्टिकल, कितनी थी काइनेटिक एनर्जी? 1.07 into 10 power minus 12 जूल्स काइनेटिक एनर्जी पता है। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? हाफ mv स्क्वायर के इक्वल होती है, तो वो पता है हमें कि 1.07 into 10 power minus 12। अच्छा, अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है? अल्फा पार्टिकल में कितने होते हैं? 4 न्यूक्लियन। अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है? 4 न्यूक्लियॉन्स होती है ना, 4। एक न्यूक्लियन के मास को बोलते हैं यूनिफाइड एटॉमिक मास, और यू की वैल्यू कैलकुलेटर पे नहीं, आपके जो डाटा शीट होती है ना वहां पे गिवन है 1.66 into 10 power minus 27 किलोग्राम, को याद भी कर लें आप। ठीक है मेरा बेटा, ये इतना अल्फा पार्टिकल का मास होता है, तो हाफ लगाएंगे, मास की जगह पे ये लगा देंगे, जो आंसर आएगा 4 into 1.66 into 10 power minus 27 into v स्क्वायर, आगे वही 1.07। अब कैलकुलेटर पे बटन दबाने आपको आने चाहिए, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। इसका आंसर आ जाएगा बेटा सब कुछ करने के बाद, वी स्क्वायर, वी की वैल्यू चाहिए ना, वी का आंसर बताओ कितना आता है? 1.8 into 10 power 7 मीटर पर सेकेंड। बेटा ये आ जाएगा आंसर। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, आपको आता है स्टेटमेंट। अच्छा, अभी आगे कहता है फ्रांशियम 208 न्यूक्लियाई स्टेज 3 बिफोर डिके। ओके, स्टेज 3 था जब, बिफोर ये था, आफ्टर ये होता है, अल्फा इधर जाएगा, अल्फा अल्फा पार्टिकल इधर जाएगा, तो ये जो डॉटर न्यूक्लिया है वो इधर जाएगा। एस्ट्राटाइन बनता था, पता नहीं क्या बनता है, डॉटर न्यूक्लिया इधर जाएगा, इसको डॉटर को डी कहते हैं, इधर जाएगा। और ये एक्सप्लोजन का केस है। अब आपको उसकी स्पीड चाहिए, तो क्या होता है जी एक्सप्लोजन में? m1v1 is equal to m2v2, mass of alpha into velocity of alpha is equal to mass of daughter nuclei into velocity of daughter nuclei। अच्छा जी, इस बेटे की इस पे ना सॉल्व करो, रफ कॉपी पे सॉल्व करो, इसको तुम खुद बाद में सॉल्व करते हैं इसके ऊपर, आपको रफ कॉपी पे सॉल्व करनी चाहिए थी। अच्छा, मास ऑफ अल्फा कितने हैं? 4u। चलो अभी कर लो, तो वेलोसिटी ऑफ अल्फा कितने हैं? कितनी निकाली थी वेलोसिटी? 1 पॉइंट कितनी थी वेलोसिटी? 1.8 into 10 power 7। अच्छा, मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई कितना है? ये तो गिवन ही नहीं है। फ्रांशियम 208 था ना, 208 न्यूक्लियॉन से ना 4 तो अल्फा पार्टिकल ले गया है, इसका मास है 4u, तो इसका मास कितना? इसका था 208, 208 में से 4 तो ये ले गया है, तो कितने रह जाएंगे? 204। इसका मास है 204, 204 u इंटू वेलोसिटी निकालनी है, तो यू से कट जाएगा, यू की जरूरत ही नहीं थी, तो इसकी वेलोसिटी आ जाएगी 4 इंटू 1.8 करने के साथ आंसर बताओ उसका। 3 इंटू 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई जिसकी स्पीड। अच्छा, आगे कहते हैं क्लोज एग्जामिनेशन of the decay of francium nuclei indicate that astatine nuclei and alpha particle are not exactly in opposite direction, state an explanation for this observation। अच्छा, वो कहते हैं exactly opposite नहीं जाते बेटा। अब होता ही है कि इनिशियल मोमेंटम तो जीरो है, इनिशियल मोमेंटम क्या है? जीरो। फाइनल भी जीरो तभी होगा जब दो बॉडीज जो बनेंगी वो एग्जैक्टली ऑपोजिट जाएंगी, ये तो कंफर्म है। मोमेंटम कंजर्व होने के लिए जरूरी है कि अगर इसका मोमेंटम x हो तो इसका मोमेंटम -x हो, तो अगर दो बॉडीज बनेंगी तो कंफर्म है कि ऑपोजिट जाएंगे एग्जैक्टली, तो फिर वो ऑपोजिट नहीं जा रहा। इसका मतलब ये हुआ कि जब अल्फा पार्टिकल निकलता है तो कुछ आपको पता है ना और चीज भी निकलती है, गैमा रेज, गैमा एनर्जी पैकेट, गैमा फोटॉन्स, तो आप बोलेंगे कुछ गैमा फोटॉन्स भी निकल रही हैं, तो इसलिए खाली दो में डिवाइड नहीं हो रहा, कुछ और भी चीजें निकल रही हैं, गैमा फोटॉन्स निकल रहे हैं,
इसलिए वो एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा रहा। तो ये पार्ट 1 बेटा मैंने पढ़ा दिया आपको। अब पार्ट 2 पार्ट 3 जब तक ये सारे क्वेश्चन नहीं हो जाते मैं इसको अपलोड करता रहूंगा, आप इंतजार फरमाएंगे, ठीक है जी।